स्वागत है आप सबका हमारे पॉडकास्ट द पॉलिटिकल वायर में। आज हम चुनाव से संबंधित जनमत सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की सरकार बनी है। सो इंडिया, लेट्स लिसन। Go and ask people there. Go and ask everyone who's close to you what they think of you. I put this picture, this person's face, full frame on television tonight. Put his picture up full frame on television tonight. Let the people of the country see his face tonight. मीडिया का रहते पाकिस्तान में है, लेकिन ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की बात करेंगे। अरे जमीन पर आ जाइए ना, जमीन पर आ जाइए। 500 रुपए के दान मांग रहे हैं आपके प्रधानमंत्री। जमीन पर आ Welcome to Political Wire. यूएस के इलेक्शन के बारे में बात करते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सबसे पहले ध्यान देने योग्य है। सबसे पहली चीज़ तो आप सभी को बता देना चाहूँगा कि अमेरिका का इलेक्शन, यानी जिसे राष्ट्रपति का इलेक्शन कहा जाता है, उसमें बहुत सारे लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है, बट वास्तविकता में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्टली होता है। वहाँ पर दो हाउसेज हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट। तो भाई अब हम देखते हैं कि अमेरिका में जो बाइडेन और श्रीमती कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की कही जाती हैं, वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ले चुकी हैं। तो जब शपथ ले चुके हैं, राष्ट्रपति बन गए हैं, भाई अमेरिका विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ताकतवर राष्ट्र माना जाने वाला, इसके बारे में बात करना तो लाजमी बनता है, क्योंकि अमेरिका की राजनीति कहीं ना कहीं पूरे विश्व की राजनीति को प्रभावित करती है। उसके हर एक कदम से विश्व सजग रहता है। उसके बारे में पूरे विश्व को अमेरिका के कदमों पर नज़र गड़ानी पड़ती है एवं उसी के अनुसार अपने कार्य का निर्धारण करना होता है। ये तो हो गया अमेरिका की राजनीति के बारे में। लेकिन बात करते हैं साहब बिडेन की, जो बाइडेन जिन्हें कहते हैं, बिडेन या बाइडेन जो भी हो। तो जो बाइडेन साहब की सरकार तो बन गई है, ट्रंप साहब बड़े नाराज़ होकर, बड़े नाखुश होकर चले गए हैं, वाइट हाउस को छोड़कर चले गए हैं। तो कुछ चुनौतियों के बारे में बात कर लेते हैं जो बाइडेन साहब को आते ही आते उनको विरासत के रूप में मिल जाएगी, या फिर जिन्हें ट्रंप साहब गिफ्ट के रूप में बाइडेन जी के लिए छोड़ के चले गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कोरोना का पेंडेमिक काल चल रहा है और उस पेंडेमिक को कैसे निपटाया जाए, क्योंकि एक सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज़ में से एक अमेरिका रहा है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा, लगभग 2 लाख लोग मर गए हैं कोरोना वायरस से। और हालांकि वैक्सीनेशन तो चालू हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा रहा है। इस कारण से बहुत बड़ी चुनौती है जो बाइडेन और उनकी सरकार के सामने। दूसरी चीज़ ये है कि इस कोरोना ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चरमरा दिया है। अब उस अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाएंगे। अब हालांकि भारत की भी हालत कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन भारत की बात यहाँ ना करें बल्कि अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका के पास में बहुत बड़ी चुनौती है कि वहाँ पर उस इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट आई है, बेरोज़गारी आई है, उस बेरोज़गारी को कैसे ख़त्म किया जाए और नए रोज़गार कैसे शुरू किए जाएं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 18 मिलियन से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉय हो चुके हैं। तो आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। साथ ही साथ एक और नया अमेरिका के लिए, हालांकि पहले से ही एक कॉम्पिटिटर था चाइना, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एक बड़े कॉम्पिटिटर के रूप में सामने आ गया है। देखना ये होगा कि बाइडेन साहब, जो बाइडेन चाइना के साथ में कैसे डील करते हैं। अगर चलिए अब बाइडेन साहब की बात ही आ गई है उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से, तो मैं उनके बारे में कुछ बात बता देता हूँ। जो बाइडेन साहब पेंसिल्वेनिया, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से बिलोंग करते हैं, और डेलावेयर, यदि मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो डेलावेयर से बिलोंग करते हैं, और वहीं से उन्होंने चुनाव लड़ा। 1972 से चुनाव लड़ रहे हैं और 35 साल तक सेनेट के सदस्य रहे हैं। अमेरिका का हाउस है सेनेट, उसके सदस्य रहे हैं। तो ये जो बाइडेन साहब हैं, बहुत छोटा सा उनका मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन।
तो तीसरी चीज़ ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अमेरिका में भैया अभी ब्लैक लाइव्स मैटर नाम से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, और उस प्रोटेस्ट का प्रभाव केवल अमेरिका में ही नहीं रहा बल्कि संपूर्ण विश्व में रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो नस्लीय भेदभाव वाला मामला है वो जो बाइडेन जी के सामने एक बड़ी चुनौती है। ये भी अगली चुनौती जो है वो है जलवायु परिवर्तन या इन्वायरमेंट को लेकर, जिस पे बहुत सारे ऐसे करार रहे हैं, बहुत सारे ऐसे समझौते रहे हैं जिनसे श्रीमान ट्रंप जी निकल गए थे, अमेरिका को उन्होंने बाहर कर लिया था। उसी के साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है जिसको मैं यहाँ पर जिसका उल्लेख करना चाहूँगा, वो ये है कि पहले जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी या फिर मेनली अमेरिका जो था, वो अपने कचरे को रिसाइकिल करने के लिए या फिर उनकी प्रोसेसिंग के लिए ये दक्षिण पश्चिमी एशिया यानी कि चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया इत्यादि देशों में अपने कचरे को डंप करने के लिए या फिर उनको रिसाइकिल या प्रोसेसिंग के लिए भेजा करते थे। परंतु अब मामला ये हो गया है कि चाइना या ये सभी देश, दक्षिण एशिया के जो देश हैं, इन्होंने कचरा लेना बंद कर दिया है। तो अमेरिका के सामने एक बड़ी चुनौती उभर कर ये आती है कि अब वो अपने ही कचरे को कैसे प्रोसेस करे, जबकि रिपोर्ट्स के अनुसार रिपोर्ट्स को देखें तो उस अनुसार अमेरिका या फिर अन्य यूरोपीय देश, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है और उनके पास में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो खुद के ही कचरे को प्रोसेस कर सके, उनको रिसाइकिल कर सके। उसी के साथ में एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं एस्पेक्ट आएगा, वो ये है कि जो बाइडेन की सरकार विदेश नीति को किस तरीके से लागू करती है, विदेश नीति के साथ में कैसे टैकल करती है। हालांकि जो बाइडेन जी पहले भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं बराक ओबामा के समय पर, उनके बारे में बताऊं तो वो बराक ओबामा के बाद राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने वाले थे, लेकिन अचानक से दुर्भाग्यवश उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण से उन्होंने राजनीति से अपना पैर पीछे कर लिया। लेकिन जब ट्रंप की सरकार बनी, कुछ साल बीते, 1-2 साल, तो उसके बाद में उनको वापस राजनीति में आना पड़ा। इस प्रकार से जो बाइडेन जी को अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो उनके पास में राजनीतिक करियर या फिर राजनीतिक जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत बड़ा और मजबूत रहा है। तो ये चीज़ यदि हम उनके कंटेक्स्ट में ध्यान लेकर उनके बारे में आकलन करें तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। और साथ ही साथ जब वो वाइस प्रेसिडेंट रहे तब भी यदि भारत के विषय में ही बात करें, हालांकि भारत की बात आएगी, मैं भारत के बारे में भी बात करूंगा थोड़ी देर में कि अमेरिका और भारत के रिश्ते क्या होने वाले हैं इस नई सरकार के बनने के बाद। तो पहले भी इन्होंने विदेश मामलों के जानकार माने जाते हैं जो बाइडेन जी, तो उस दृष्टि से भी क्या कदम अपनाते हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं वो फिर चाहे हम इराक की बात कर लें, ईरान की बात कर लें, तो ईरान की जो न्यूक्लियर उनका एग्रीमेंट था, परमाणु संधि था, तो उससे ट्रंप ने ईरान वापस पीछे हो लिया था, तो उस पर क्या कदम उठाते हैं। साथ ही साथ खाड़ी देशों के साथ में क्या संबंध होते हैं, भारत के साथ में ऑब्वियसली क्या संबंध रखे जाते हैं, और उसी के साथ चाइना पर क्या कदम उठाए जाते हैं, चाइना पर कैसा रुख अपनाते हैं, ये भी देखने योग्य होगा। तो इन्हीं सी बातों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। अब जब संपूर्ण विश्व में राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर या अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग यानी मल्टीलैटरलिज्म जिस कंटेक्स्ट की बात करें, तो अलग अलग देश अलग अलग जगह पर अलग अलग कंटेक्स्ट में एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आ रहे हैं। तो क्या जो बाइडेन जी इस मल्टीलैटरलिज्म को मान्यता देंगे या नहीं, या फिर ट्रंप की तरह ही बिल्कुल अड़ियल स्वभाव के रहेंगे, ये भी देखने योग्य बात होगी। अब जब ऐसे समय में, ऐसे कंटेक्स्ट में जब चीन की बात करते हैं, तो यदि हम दोनों डोनाल्ड ट्रंप के शासन को
और जो बाइडन के शासन को कंपेयर करें तो डोनाल्ड ट्रंप तो चीन को बहुत ज़्यादा गालियाँ दिया करते थे। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसे शासक थे जो एक टाइम पे तो मैंने समाचार में देखा था कि वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते नज़र आ रहे थे कि कोरोना वायरस से बचने के लिए आप धूप में खड़े हो जाइए। हालांकि ये अफवाह तो फैली थी, लेकिन एक यूएस के प्रेसिडेंट होने के नाते आप ये तो नहीं कह सकते ना कि आप धूप में खड़े हो जाइए तो आपका कोरोना चला जाएगा या फिर कोरोना वायरस नहीं रहेगा आपको। तो ये कहीं ना कहीं मजाकिया है, लेकिन जो बाइडन जी क्या करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, और चीन को लेकर कि चीन को बहुत गालियाँ दिया करते थे तो अब क्या करते हैं जो बाइडन। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ट्रंप की सरकार थी उस समय उन्होंने WHO से भी पीछे हो गए थे, क्योंकि WHO को उन्होंने आरोप लगाया था कि ये क्या बोलते हैं पक्षपात कर रही है बाकी सभी देशों के साथ में। और जिस प्रकार से उसने रिपोर्ट दिया ये संपूर्ण विश्व को कोरोना वायरस के फैलने के बारे में जिस टाइम तक बताया उस समय बहुत लेट हो चुका था या सही समय पर नहीं बताया था। तो उस दृष्टि से भी जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं या फिर समाचार में यदि देखें तो एक टीम भेजी गई है WHO की चाइना में, वुहान में। तो मतलब आज से 1 साल हो गए, लगभग 1.5 साल हो गए, उसके बाद कोई टीम भेजी जा रही है वहाँ पर। और उसके बावजूद जब भेजी गई है उसके एक बार पहले जब भेजने का प्रयास किया गया था तो चीन ने मना कर दिया था उनको आने से। तो ये बहुत मजाकिया या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने के लिए। उसी के साथ में अब क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है चीन से, जब आज से 1.5 साल हो गए हैं। तो बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने अब तक तो सब कुछ मिटा ही दिया होगा, सारे साक्ष्य। और मुझे कहीं ना कहीं ये सही भी लगता है, सही बात भी लगती है कि अब क्या रहा होगा, जो 1.5 साल पहले की बात है तो नहीं रह पाया होगा अब। रही बात इन्वायरमेंट की या जलवायु परिवर्तन की, तो उन्होंने WHO से पैर पीछे तो कर ही लिया था, उसके साथ साथ पेरिस अकॉर्ड और यूनेस्को, इवन WTO से भी ट्रंप की सरकार ने अपना पैर पीछे कर लिया था। और अब हम बात करें अगर भारत के बारे में कि भारत और अमेरिका के संबंध कैसे रहेंगे आने वाले समय में नई सरकार के साथ में। तो जिस प्रकार से दोनों सरकारों के संबंध माने जाते हैं, जिस प्रकार से दोनों सरकारों के भी बयान देखें, उस हिसाब से तो दोनों सरकारें एक दूसरे के लिए सहायता करने के लिए तथा एक दूसरे के द्विपक्षीय संबंध, बेहतर संबंध के लिए काफ़ी तत्पर नज़र आते हैं। और भारत के लिए बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि हालांकि भारत के बारे में बात करें तो भारत एक नया और एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। हम वैक्सीन दे रहे हैं, बताओ, फ्री में सबको। उसी के साथ में हमने पहले भी लोगों को मेडिसिन्स बांटी हैं, सभी को सहायता पहुंचा रहे हैं अपने पड़ोसियों को। तो उस दृष्टि से भी हम बहुत बड़े और मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरे हैं। लेकिन उसी के साथ में जो अमेरिका के संबंध होंगे भारत के साथ में, या फिर भारत जो है ईरान में चाबहार पोर्ट का निर्माण कर रहा है, तो अब अमेरिका और ईरान के क्या रिलेशंस होंगे वो हमें बहुत प्रभावित करता है। जैसा कि मैंने बताया कि हम पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, लगभग 14 या 15 साल से पोर्ट डेवलप कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब हम हो सकते हैं एक विकल्प के रूप में भी, जिस प्रकार से कहा जाता है अमेरिका के बारे में पारंपरिक रूप से कि वो देशों को यूज़ करता है, जैसे कि उसने अफ़गानिस्तान को यूज़ किया, पाकिस्तान को यूज़ किया। तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो हमें भी एक यूज़ करने का एक ज़रिया बनाए, क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी देश है। और यदि चाइना को दम दिखाने की ज़रूरत हो, अमेरिका को चाइना को थोड़ा सा सख्ती दिखाने की ज़रूरत हो, तो भारत को ज़रिया बना सकता है। ये चीज़ हमें ध्यान देने वाली बात है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे पता चली वो ये है कि कश्मीर के इश्यू को लेकर हमें थोड़ा सा वो रहना पड़ेगा। उसमें देखने योग्य बात होगी कि कश्मीर के इश्यू को लेकर, क्योंकि
पाकिस्तान लगातार जाकर, चाहे वो किसी भी देश, खाड़ी देशों के साथ में हो, तुर्की के साथ में हो या अन्य देशों के साथ में हो, गुटबाजी कर रहा है कि लोगों को, चाइना हो चाहे, लोगों को अपने देशों को अपने साथ में जोड़कर कश्मीर के इशू को लेकर वो आवाज़ उठा रहा है, जबकि उसका आधार कुछ नहीं है, वो सब हम जानते हैं। तो देखना ये होगा कि अमेरिका क्या करता है पाकिस्तान के साथ में और कश्मीर इश्यू के साथ में। तो ये रही बात हमारे इंडिया की, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं तो यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि भारत और अमेरिका के संबंध बड़े अच्छे रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भारत पहली बार कोई ब्लैक वाइस प्रेसिडेंट बनी है जिसे कहा जा रहा है, और कमला हैरिस, और वो भारतीय मूल की हैं। उनकी माता तमिलनाडु की थी और पिताजी उनके जमैका के थे, लेकिन उनके बचपन में ही उनके माता और पिता का डाइवोर्स हो गया था, तलाक हो गया था। तो बेसिकली कमला हैरिस अपनी माता के साथ में इन्होंने संपूर्ण जीवन अपना बिताया है अभी तक का। तो इस कारण से ऐसा माना जा सकता है कि वो भारतीय परंपरा में पली बड़ी हैं। इस कारण से भारत को यदि उनके कार्य क्षेत्र में, यदि उनके कार्य में कुछ भी ऐसा मामला आता है भारत के संबंध में, तो शायद तक वो ज़्यादा प्रायोरिटी देंगी, अधिक प्राथमिकता देंगी भारत को। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगली चीज़ ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय मूल के जो बाइडेन के जो प्रशासन है उसमें लगभग 20 लोग भारतीय मूल के चुने गए हैं। तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा है अभी तक में, जितने भी भारतीय मूल के सदस्य चुने गए हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद और प्लस पॉइंट होगा। अब भारत के संबंध यदि अच्छे होंगे तो हमारे लिए फ़ायदा ये होगा कि सबसे बड़ी चीज़ जो हम हैं, यानी कि स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा सपना होता है कि वो फॉरेन में जाके डिग्री लें। तो यदि भारत के साथ संबंध अच्छे होंगे तो भारत और अमेरिका में वीज़ा में हो सकता है कुछ ना कुछ नए प्रोविजंस दें या फिर छूट दें, खासकर स्टूडेंट वीज़ा को में, या फिर रोज़गार के लिए, यानी कि H1B वीज़ा। तो उस दृष्टि से ये देखने लायक होगा कि यदि हमारे संबंध अच्छे रहें तो हो सकता है कि ये वीज़ा के संबंध में कुछ हमें छूट मिलेगी। अब भारत जो है आतंकवाद को लेकर विश्व भर में अपने मुद्दे को उठाता है और प्रखर रूप से उठाता है। तो ऐसे मामले में अमेरिका क्या करता है? अमेरिका भी हालांकि आतंकवाद को लेकर काफ़ी सख्त नज़र आता है। अब जो बाइडेन आए हैं तो वो क्या करते हैं ये भी देखने रूप में होगा। लेकिन अगर हम बिल्कुल प्रिसाइज वे में देखें, समराइज़ करके देखें, तो अमेरिका और भारत के संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। और बाकी देशों के साथ में भी हमारे संबंध अच्छे हैं। हमारे संबंध वहाँ के ब्राज़ील के साथ में अच्छे हैं, अन्य लैटिन अमेरिका के देशों के साथ में अच्छे हैं, यूरोप के देशों के साथ में अच्छे हैं। तो हमारे संबंध तो आजकल बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट को माना जा सकता है कि अच्छा काम कर रही है विदेश नीति के संबंध में। यस, बाइडेन की सरकार और भारत के संबंध में हम काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस नोट पर मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल है दी पॉलिटिकल बायर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।